आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीटली एनालिसिस करना सिखाऊंगा, फंडामेंटल एनालिसिस लेकिन प्रोफेशनल तरीके से। अब इसका मतलब क्या है, देखो मैंने आपको अपने सेव टू चैनल में एक प्लेलिस्ट है जो कि है स्टॉक मार्केट का धमाकेदार कोर्स, ये वाला, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको सिखाया है पीबी रेशियो, पी रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी, करंट रेशियो, ये सब चीज सिखाया है जो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए जरूरी होता है। अब उसमें मैंने जो सिखाया है वो यहाँ भी काम आएगा, बट वो सब जो था वो सिंपल में था। अब मैं जो आपको सिखाऊंगा वो पूरा प्रोफेशनल होगा, ठीक है। मतलब एक हिसाब से जब भी अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे तो ये प्रोफेशनल है। मैंने सिंपल पहले इसलिए सिखाया क्योंकि आपको कॉम्प्लीमेंट मतलब कॉम्प्लिकेटेड ना लगे वो, ठीक है। तो आज हम जो सीखेंगे वो सिंपली तरीके से सीखेंगे, वो भी प्रोफेशनल, तो ये भी आपको इजी लगेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब इसके अंदर जो हम सीखने वाले हैं वो 4 एनालिसिस सीखेंगे। 4 एनालिसिस मैं आपको सिखाने वाला हूँ। जो पहले वाला है इंडस्ट्री एनालिसिस, दूसरा है बिजनेस एनालिसिस, तीसरा है मैनेजमेंट एनालिसिस, चौथा है फंडामेंटल एनालिसिस। ये चारों के 4 एनालिसिस करना सिखाऊंगा। उसमें से इंडस्ट्री एनालिसिस और बिजनेस एनालिसिस के अंदर होता क्या क्या है ये सब मैं आपको पर्टिकुलरली एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ, ठीक है। और करना कैसे मैं जरूर बताऊंगा, बट करना आपको है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहला हमारा आता है इंडस्ट्री एनालिसिस। अब आप सभी का मन में डाउट होगा कि ये जो इंडस्ट्री एनालिसिस है ये होता क्या है। देखो इंडस्ट्री एनालिसिस जो होता है ना, उसके अंदर आपको क्या क्या चेक करना होता है। उसके अंदर आपको सबसे पहले इंडस्ट्री एनालिसिस मतलब इंडस्ट्री का आप एनालिसिस कर रहे हो, जो भी कोई भी पर्टिकुलर कंपनी है उसका आप एनालिसिस कर रहे हो। इंडस्ट्री एनालिसिस का मतलब इतना ही है, ठीक है। आप वो सबसे पहले आपको देखना है जो इंडस्ट्री है वो किस इंडस्ट्री में बिलोंग्स कर रही है, वो किस सेक्टर में बिलोंग करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में देख रहे हो तो आपको देखना है कि वो कौन सा सेक्टर है। वो हो सकता है कि आईटी सेक्टर हो, ठीक है, उस प्रकार। और इंडस्ट्री एनालिसिस के अंदर दूसरा आपको चेक करना है जो कि है कंपटीशन, ठीक है। आप कंपटीशन क्यों चेक करना है, हम कोई बिजनेस तो खड़ा नहीं कर रहे, नहीं बिजनेस हम खड़ा नहीं कर रहे, लेकिन हम प्रॉफिट तो खड़ा कर रहे हैं। देखो अगर आपको प्रॉफिट बनाना है तो सबसे पहले चेक करना होगा कि वो जो कंपनी, क्योंकि आप भी अगर किसी शेयर में इन्वेस्ट करोगे तो आप भी शेयर होल्डर हो, ठीक है। मतलब आप किसी सामान को खरीद रहे हो, मतलब आप कंपनी के शेयर खरीद रहे हो तो आप उसके मालिक हो, एक हिसाब से उतने शेयर के आप मालिक हो। तो आपको देखना है कि आप जिस बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले हैं उसका कंपटीशन कितना है। आप जितना ज़्यादा कम कंपटीशन होगा उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट हो सकता है। और अगर बिजनेस मोनोपोली है तो सोने पे सुहागा, क्योंकि अगर मोनोपोली है तो वो जो है ना प्रॉफिट बनाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, बट मोनोपोली तो बहुत ही कम देखने को मिलेगा। अगर कंपटीशन देखने को मिल रहा है तो एक चीज़ और एक देखना कि जो कॉम्पिटिटर्स है वो क्या बड़े शार्क है या छोटे शार्क। मतलब अगर कंपनी अभी भी स्टार्ट हुई है और आपने वो स्टॉक को पकड़ा है, इनिशियल स्टेज में वो कंपनी है, और जो बड़े बड़े शार्क ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है उस इंडस्ट्री के, तो वो छोटे छोटे मछलियाँ को खा जाएंगे। तो आपको देखना है कि कंपटीशन कितना है और कितना तगड़ा है, ठीक है, और कितने बड़े बड़े कंपटीशन है, ये देख लिया। तीसरा पॉइंट आपको जो चेक करना होता है वो है इसका स्टेज, ठीक है। स्टेज मतलब मैं बताता हूँ, स्टेज मतलब वो कि कौन से स्टेज में अभी। फॉर एग्जांपल अगर आप भी पैदा हुए हैं तो पहले आपके थोड़े से बड़े होते हैं, उसके बाद आप मिडिल एज में आते हैं, उसके बाद आप ओल्ड एज में आते हैं। उसी प्रकार कंपनी अगर आपने स्टार्ट की है तो उसके भी स्टेज होते हैं। जैसे सबसे पहला स्टेज होता है हमारा वो है इनिशियल स्टेज, ठीक है। इनिशियल स्टेज के अंदर क्या होता है, कंपनी अभी भी स्टार्ट हुई रहती है और अभी भी वो बढ़ना शुरू होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आज कोई भी एक कंपनी खोल रहा हूँ जिसका नाम है ABCD, ठीक है, और वो कंपनी है ग्रोसरी के रिलेटेड, कंज्यूमर के स्टेपल्स के रिलेटेड, ठीक है, और अभी भी खोल रहा हूँ बट मेरी ग्रोथ हो रही है, तो ये मेरा पहला इनिशियल स्टेज है। दूसरा हमारा जो स्टेज आता है वो है ग्रोथ स्टेज। अब ये ग्रोथ स्टेज को आप मिडिल स्टेज भी समझ सकते हो, क्योंकि इस स्टेज के अंदर कंपनी जो है ना वो इनिशियल स्टेज को पार कर चुकी होती है। मतलब वो अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर चुकी होती है और वो थोड़ा बहुत टाइम भी हो जाता है, उसे 5 साल 10 साल हो जाता है, ठीक है। अब वो जो अगला स्टेज है वो है ग्रोथ स्टेज। मतलब अभी वो स्टेज तो आगे निकल चुका है बट अभी भी वो ग्रो हो सकता है, मतलब अभी भी वो अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। और जो तीसरा स्टेज होता है वो है डिक्लाइन स्टेज। ये वो स्टेज है जिस टाइम अगर मैंने कंपनी खोली है तो मैंने इनिशियल कर लिया, ग्रोथ भी कर लिया, अब आता है मेरा डिक्लाइन स्टेज। मतलब अब मेरा टाइम हो चुका है। फॉर एग्जांपल मेरा कोई कॉम्पिटिटर है, वो कॉम्पिटिटर मुझसे ज़्यादा पैसा लगा रहा है, मुझसे ज़्यादा उसका प्रॉफिट बन रहा है और मुझसे ज़्यादा उसके बिजनेस हो रहा है। मतलब अब तो मेरी कंपनी तो गई ना, क्योंकि वो मेरा कॉम्पिटिटर था, तो मेरा उसने भी मेरे रिलेटेड ही कंपनी के प्रोडक्ट्स रखे हैं, तो मेरा कंपनी गया, तो वो था मेरा डिक्लाइन स्टेज। तो ये था 3 स्टेज, जिसमें पहले होता है स्टार्ट, उसके बाद बीच में होता है ग्रोथ, उसके बाद लास्ट में वो खत्म हो जाता है। अगर इनिशियल स्टेज है और ग्रोथ स्टेज है तो आप लगा सकते हो, बट डिक्लाइन स्टेज मतलब मार्केट डाउन और कंपनी बंद हो रहा है, इस टाइम आपको जो प्रॉफिट है वो मिलने के चांसेस हो भी सकते हैं या लॉस होने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो ये 3 स्टेज हमने जान लिए। अब हमारा अगला स्टेज क्या है,
आप मतलब इंडस्ट्रियल एनालिसिस के अंदर अब हमें अगला काम क्या करना है, अगला काम आपको करना है वो जो भी कंपनी है उसका बिजनेस एनालिसिस करना है, ठीक है। अब आप सोचो कि बिजनेस एनालिसिस होता क्या है, तो चलिए बिजनेस एनालिसिस करेंगे। तो चलिए बिजनेस एनालिसिस मैं आपको करना सिखाता हूँ। तो अगला एनालिसिस है बिजनेस एनालिसिस। इसके अंदर आपको क्या क्या चेक करना है, सबसे पहले इसके अंदर आप चेक करोगे जो भी बिजनेस है उसका प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है, ठीक है। मतलब प्रॉफिट आ रहा कहाँ से है, नेट प्रॉफिट का है और कितना प्रॉफिट कमा रहा है। अगर मैं उसका कॉम्पिटिटर हूँ तो मैं कितना प्रॉफिट कमा सकता हूँ, ठीक है। और अगर उस मतलब अगर आपको देखना है तो कॉम्पिटिटर तो आप चेक करोगे ना, तो कॉम्पिटिटर का और इस बिजनेस का दोनों का आपको बिजनेस चेक करना है, प्रॉफिट को कंपेयर करना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि वो कंपनी इसका अगर कॉम्पिटिटर इससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है तो वो कंपनी ग्रो हो सकती है। जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा वो कंपनी ग्रो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि उधर बिजनेस भी बढ़ रहा होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें दूसरा आपको क्या चेक करना है वो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आपने कॉम्पिटिशन तो चेक कर लिया, आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चेक करोगे। अब आप सभी के मन में डाउट होगा कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता क्या है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब अगर कोई भी किसी भी कंपनी के पास एक पेटेंट है, ठीक है, तो वो पेटेंट उसके पास है तो वो दूसरे कंपनी वो प्रोडक्ट को ना ही बना सकती ना ही सेल कर सकती, क्योंकि उसका पेटेंट ऑलरेडी रजिस्टर करवा लिया है दूसरे कंपनी ने। तो इसे आप एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इसके रूप में समझ सकते हो। और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होते हैं, आप चाहे तो गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें बिजनेस एनालिसिस के अंदर तीसरा में क्या चेक करना होता है वो है SWOT सोट। अभी SWOT का मतलब क्या होता है, चलिए मैं आपको इसे डिटेल में समझाता हूँ। SWOT का मतलब क्या होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया S या W या O या T। अब इसका मतलब होता है स्ट्रेंथ, मतलब पावर, इसके पास कितनी शक्ति है कंपनी को ग्रो करने का, ठीक है, कितना ये ग्रो कर सकता है, कितनी क्षमता है और इसके पास कितना पैसा है आगे जाके ग्रो करेगा और कितना ये प्रॉफिट कमा रहा है, पहला स्ट्रेंथ। दूसरा वीकनेस, ठीक है। अभी वीकनेस क्या होता है, मतलब कमजोरी। अगर कॉम्पिटिटर से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है और ये कम प्रॉफिट कमा रहा है, कॉम्पिटिटर से कम पैसे में ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है और ये ज्यादा पैसे लगा के कम प्रॉफिट कमा रहा है, तो ये इसकी वीकनेस है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और तीसरा अपॉर्चुनिटी, मतलब वो क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है और उसके पास कौन सी अपॉर्चुनिटी अभी भी पड़े हुए हैं, मतलब मौके का फायदा उठाना, ठीक है, तो वो क्या उठा रही है वो चेक करना है और आपको कोई फायदा दे रही है, ठीक है। और चौथा होता है थ्रेट, ठीक है। थ्रेट का मतलब होता है डेंजर, ठीक है। तो अभी क्या क्या डेंजर है उसके विरुद्ध, मतलब हो सकता है कि कंपनी अभी डिक्लाइन स्टेज में हो, ठीक है, तो अभी ये आप इसे समझ सकते हो। तो ये SWOT भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बिजनेस एनालिसिस के अंदर, ठीक है। अब आप सभी का मन में डाउट होगा कि हम ये सब कैसे चेक कर सकते हैं। देखो इंडस्ट्री एनालिसिस आप सिंपल से अगर कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हो, तो जैसे मैं गूगल पे आ जाता हूँ पहले तो, ओके, मैं गूगल पर डायरेक्ट हो गया। अब मैं टाटा मोटर्स के बारे में सर्च करता हूँ, वैसे तो ये पता ही चल जाता है बट फिर भी मैं सर्च करता हूँ टाटा कंसल्टेंसी, ठीक है, तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है। अब मैं ये सर्च करूँगा इसका इंडस्ट्री क्या है, ठीक है, तो इंडस्ट्री टाइप में सर्च करता हूँ तो मेरे सामने आ जाएगा कि इसका इंडस्ट्री क्या है। तो ये देखो IT सर्विस का इंडस्ट्री है, तो आपको गूगल ही सब कुछ आंसर दे देगा, ठीक है। और एक तरीका है बट वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, वो मैं फंडामेंटल एनालिसिस जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, लास्ट में बताऊंगा और एक तरीका। बट अगर आप सिंपल आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप गूगल पे जाओ, सिंपल सर्च मारो, वो आपको पूरा का पूरा बता देगा, ठीक है, जो भी डिटेल्स है। कॉम्पिटिशन आप कैसे पता कर सकते हो, उस इंडस्ट्री को लो, दूसरा इंडस्ट्री उसी का प्रकार आएगा, न्यूज़ आते रहते हैं, उन सबको भी आप चेकआउट करो, सिंपल सी बात है। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कभी भी एनालिसिस करने में, बट स्टार्टिंग पहले दिन जिस दिन आप एनालिसिस करोगे उस दिन आपका टाइम लग सकता है, बट उसके अगले दिन आपका टाइम नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि आपको पहली जो है ना स्टार्टिंग में रिसर्च करनी होती है, सेकेंड टाइम से आपको पता होता है कि कौन सा इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, ठीक है। अब हमने सीख लिया इंडस्ट्री एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस। तीसरा है हमारा मैनेजमेंट एनालिसिस। देखो मैं मैनेजमेंट एनालिसिस लास्ट में सिखा देता, मैंने सोचा चलिए लगे हाथ सिखा देता हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस हम लास्ट में सीखेंगे, ठीक है। अब मैनेजमेंट एनालिसिस के अंदर हमारे क्या क्या चीज़ आते हैं वो देखना जरूरी है। देखो मैनेजमेंट एनालिसिस के अंदर आप सबसे पहले चेक करो जो भी बोर्ड के मेंबर्स है, ठीक है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, चाहे वो CEO हो, ठीक है, जो भी है उनका एक्सपीरियंस क्या है। अगर वो एक्सपीरियंस बंदे हैं, ठीक है, तो वो अगर लॉस भी हो रहा है ना तो कंपनी में प्रॉफिट में ले जा सकते हैं कंपनी को। अगर पहले से लॉस में है और जो नया बंदा है CEO हुआ, ठीक है, तो ये भी अगर इनएक्सपीरियंस निकला तो हो सकता है कि कंपनी और लॉस में जाए, ठीक है। बट जो भी बोर्ड मेंबर्स है वो आपको चेक करना है, CEO एक्सपीरियंस रहेगी कि नहीं और बाकी बोर्ड मेंबर्स एक्सपीरियंस रहेगी नहीं, ये सब चेक करना जरूरी है, ठीक है। अब
दूसरा क्या चेक करोगे मैनेजमेंट के अंदर, मैनेजमेंट एनालिसिस के अंदर दूसरा क्या चेक करोगे आप चेक करोगे मैनेजमेंट फ्रॉड क्या क्या है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल आप मेरा एक चलिए मैं से एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी एक कंपनी है जो कि JKK, ठीक है, मतलब ये कंपनी है कि नहीं मुझे नहीं पता, चलिए मैं ABCD लेता हूँ, ABCD कोई कंपनी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ABCD कंपनी है तो उसका जो CEO है अथवा CEO है, ठीक है, इन सब का आपको क्या करना है, उनका नाम सर्च करना है, उसके आगे फ्रॉड लगा दो। जैसे कि ABCD कंपनी का कोई भी एक है जिसका नाम है KLL, ठीक है, तो वो उसका नाम KLL लिखो, उसके आगे फ्रॉड लगा दो, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा कि वो कौन सा फ्रॉड है, ठीक है। उसी प्रकार अगर कोई भी कंपनी फ्रॉड कर रही है तो उसके आगे ABCD कंपनी का नाम लिखो, फ्रॉड लगा दो गूगल पे, ठीक है, तो गूगल आपको उसकी न्यूज़, उसका फ्रॉड रिलेटेड जो भी डिटेल्स है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी फ्रॉड है या CEO मेंबर फ्रॉड है, अनएक्सपीरियंस्ड है, तो ये सब आप मैनेजमेंट एनालिसिस गूगल से कर सकते हो, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैनेजमेंट एनालिसिस के अंदर सिर्फ 1 मिनट लगेगा आपको, ठीक है, क्योंकि आपको इसमें चेक करना है कि क्या ये कंपनी ने कोई फ्रॉड कर रखा है या ये CEO ने जो अभी आया उसने कोई फ्रॉड कर रखा है, मतलब ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो आपके पैसे डूब सकते हैं। तीसरा पॉइंट भी हमने कंप्लीट किया। अब हमारा जो आखिरी स्टेज है वो है फंडामेंटल एनालिसिस, जो कि जो अब तक हमने जो किया उसी की तरह है, बट जो पहले के वो 3 स्टेज थे। हमारा जो पहला एनालिसिस था वो इंडस्ट्री एनालिसिस, वो हमारा इनिशियल स्टेज था, ठीक है। उसके बाद जो हमने बिजनेस एनालिसिस और मैनेजमेंट एनालिसिस किया, ये हमारा ग्रोथ स्टेज मतलब मीडियम स्टेज था। ये हमारा फाइनल स्टेज कौन सा है, फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। अब फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आपको क्या क्या चेक करना है, आपको चेक करना है मार्केट कैप, ROCE एंड ROE। ROCE का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। ROCE का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अर्थात अगर कोई भी कंपनी जो है ना, ये एक फाइनेंशियल रेशियो है, किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल रेशियो है जो कि कंपनी के प्रॉफिट को मेजर करता है कैपिटल के टर्म्स पे, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और ये ROE का मतलब होता है रिटर्न्स ऑन इक्विटी, ठीक है, ये कि इक्विटी पर कितना रिटर्न ये कमा रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा डेब्ट टू इक्विटी, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, जो भी कंपनी, देखो इसका भी एक फार्मूला है, मैं फार्मूला जो है अगले पेज में लिख देता हूँ। अर्निंग, ठीक है, अर्निंग बिफोर प्लस अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है, अर्निंग बिफोर टैक्स प्लस अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट एक्सपेंस। ये फार्मूला यूज करोगे तो आप ढूंढ सकते हो जो हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, अथवा आप किसी भी कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, ठीक है, तो मैं किसी भी कंपनी को यहाँ टारगेट नहीं कर रहा, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो मैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सर्च करता हूँ, ठीक है, तो ये हमें जो गूगल ये आंसर दे देगा। अगर आप फार्मूला यूज करके नहीं करना चाहते, आपको लगता है ये टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये देखो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मार्च 2020 के एनुअल ईयर में 46 था और मार्च 2023 में 80% के आसपास आ गया है, ठीक है। तो आप इस प्रकार इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी गूगल से पता कर सकते हो, सिंपल बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट आप कैसे, नेक्स्ट है OPM। OPM का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जो भी प्रॉफिट टैक्स के बाद आता है, ठीक है, कोई भी सेल हो रहा है, ठीक है, अगर सेल हो रहा है तो उसका प्रॉफिट टैक्स वेजस अथवा कोई भी रॉ मटेरियल में कर रहा है, इन पैसे जो लग रहा है वो सबको हटा के जो प्रॉफिट है उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अथवा OPM, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड का भी फॉर्मूला है जो कि है डिविडेंड पर शेयर बाय प्राइस पर शेयर, बट अगर आप ये सब नहीं करना चाहते तो फिर चाहता है गूगल पे, जैसे मैंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लगा रखा है, ठीक है, तो इसके सामने आप कर क्या लिख देना है, डिविडेंड यील्ड लिख देना है, ठीक है। देखो भाई, आपके पास गूगल है, AI है, ठीक है, बहुत सारे वेबसाइट है, तब भी आप कुछ नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे को जितना सिखाना है, जो भी इजी तरीके हैं वो पूरा मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो कितने आसानी से बता दिया, डिविडेंड यील्ड 1.48%, ठीक है। मैं आपको सब कुछ लाइव करके भी दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ और चले जा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको ध्यान से करना है। नेक्स्ट है करंट रेशियो। अभी करंट रेशियो क्या होता है, जो भी अभी करंट के एसेट्स है, मतलब करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, अभी के जो भी एसेट्स है और लाइबिलिटीज है उसे आपको डिवाइड करना है एसेट्स बाय लाइबिलिटीज से, तो आपको जो हमारा करंट रेशियो है वो मिल जाएगा। अब आप सभी के मन में एक डाउट होगा, भाई करंट रेशियो तो हम ढूंढ लेंगे, बट जो है करंट रेशियो हम इतना टाइम नहीं चाहिए कि हम फॉर्मूलाइज करें, तो सिंपल है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है ना, मतलब टाटा कंसल्टेंसी मैं एग्जाम्पल तौर पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। और अब मैं इसके सामने सर्च करता हूँ करंट रेशियो, ओके, सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा, बट देर ये आपकी इन्वेस्ट करने की, आप थोड़ा बहुत सीखोगे ना, बहुत है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखो क्या है 2.71 जो कि सितंबर 2023 का, ठीक है।
उसके बाद जनरली जो है वो 2.71 रहता है, ये बता रहा है, ठीक है। देखो ये सब आप गूगल से आराम से पता कर सकते हो, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर फिर भी आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब मैंने 4 एनालिसिस तो आपको सिखा दिया, बट मैं फंडामेंटल एनालिसिस आपको लाइव करके दिखाने वाला था, चलिए मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद आता है हमारा 5वां एनालिसिस, जो कि हमने लिखा नहीं है, बट 5वां एनालिसिस आप मैं फंडामेंटल एनालिसिस में ज़्यादातर लोग इंक्लूड करते हैं, तो मैं भी उसमें ही इंक्लूड करने वाला था, तो मैंने सोचा इसे सेपरेटली ले लेते हैं, जो कि है हमारा वैल्यूएशन एनालिसिस, ठीक है। वैल्यूएशन एनालिसिस के अंदर आपको क्या चेक करना होता है, पी रेशियो, ठीक है, उसके बाद पी बी रेशियो, उसके बाद पी ई जी रेशियो। अब पी रेशियो क्या होता है, प्राइस टू अर्न रेशियो, ठीक है। पी बी रेशियो क्या होता है, प्राइस टू बुक रेशियो, मतलब प्राइस टू अर्न मतलब एक शेयर आप सस्ते में कितने सस्ते में खरीद रहे हो, ठीक है। पी रेशियो कि एक शेयर कितने में सस्ते में खरीद रहे हो वो आपको बताता है, उतने में आपको अर्निंग होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई दूसरे कंपनी का पी रेशियो कम है और एक कंपनी का पी रेशियो ज़्यादा है, तो आपको कंपेयर करना है आपको सस्ता कहाँ मिल रहा है। और कभी कभी मार्केट डाउन की वजह से भी पी रेशियो कम हो जाता है, बट आपको चेक करना है, कंपेयर करना है, पी रेशियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो होता है ना पी ई जी, इसका फुल फॉर्म आप जानोगे। उससे पहले हम प्राइस टू बुक रेशियो के बारे में बात कर देते हैं। देखो प्राइस टू जो बुक रेशियो पी बी रेशियो, इसका मतलब क्या होता है, जब भी आप पर ये तब काम आता है जब आपके पास ज़्यादा एसेट, मतलब किसी भी कंपनी के पास ज़्यादा एसेट्स हो, तब पी बी रेशियो ज़्यादातर देखा जाता है। बट पी ई जी रेशियो, ठीक है, जो कि स्टॉक मार्केट में होता है, इसका मतलब अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है प्राइस बाई अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो, ठीक है। मतलब प्राइस और अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो होता है इसका मतलब, ठीक है। मतलब फिर ये पी रेशियो और पी बी रेशियो का मिश्रण भी आप समझ सकते हैं, अथवा जो प्राइस है वो कितना ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, वो भी आप समझ सकते हैं, ये रेशियो के हिसाब से आपको बता रहा है। अब मैंने आपको पूरा रेशियो मतलब पूरा एनालिसिस सिखा लिया है, जो कि मैंने सबसे पहले आपको सिखाया इंडस्ट्री एनालिसिस, सेकंड हमने सिखाया बिजनेस एनालिसिस, उसके बाद मैनेजमेंट एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, और आपने वैल्यूएशन एनालिसिस भी आपको समझा दिया है। अब मैं आपको लाइव वैल्यूएशन एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाता हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री एनालिसिस और बिजनेस एनालिसिस और तो जो मैनेजमेंट एनालिसिस है, ठीक है, ये तीन तो आप गूगल पर आराम से सर्च करके पता कर सकते हो, अगर फॉर्मूला यूज़ करना नहीं चाहते। चलिए टिकट टेप पे आ गए, ठीक है। देखो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ये सब आप एक ही जगह चेक कर सकते हो, बट उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मैं अभी आपको और नहीं बता रहा हूँ, लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो देखो अभी मैं टाटा मोटर्स पे आ गया, जिसका प्राइस है 645, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या जाएंगे, फाइनेंशियल पे चले जाएंगे, क्योंकि अभी हम फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल एनालिसिस करें तो सबसे पहले हम चाहेंगे फाइनेंशियल पे, इनकम में आ जाएंगे। इनकम में आने के बाद सबसे पहले हम इसका टोटल रेवेन्यू चेक करते हैं, जो कि है देखिए आप देख सकते हैं कितना है, 4,07,557, ठीक है, जो कि ये इन टर्म्स ऑफ क्रोर है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ क्रोर है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद EBITDA मतलब एबिटिडा, इसका मतलब क्या होता है, चलिए मैं इसका मतलब समझाता हूँ। देखिए एबिटिडा का मतलब होता है जो भी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रेशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ठीक है। मतलब डिप्रेशिएशन का अगर हम बात करें तो वो होता है डिक्रीज इन एसेट्स ड्यू टू अनफेवरेबल मार्केट कंडीशन, मतलब एसेट्स कम हो रहे हैं मार्केट कंडीशन की वजह से, अनफेवरेबल मार्केट कंडीशन की वजह से। और जो हमारा अमोर्टाइजेशन होते हैं वो होते हैं वो जो है भी डेप्ट है, मतलब उधारा है अथवा लोन है, वो रेगुलरली वो पे कर रहा है, तो ये होता है हमारा जो भी EBITDA, ठीक है। मतलब अर्निंग जो है टोटल अर्निंग बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स से पहले, इंटरेस्ट से पहले, मतलब जो एसेट्स है वो डिक्रीज होने उससे पहले और अमोर्टाइजेशन से पहले जो भी अर्निंग हो रहा है उसे हम कहते हैं एबिटा। उसके बाद हमारा आता है PBIT, ठीक है। तो PBIT का हमारा फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। टैक्स और इंटरेस्ट से पहले ये क्या प्रॉफिट कमा रहा है वो होता है हमारा PBIT। PBT होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले जो भी प्रॉफिट कमा रहा है उसे हम कहते हैं PBT। उसके बाद हमारा आता है नेट इनकम, जो भी टोटल इनकम नेट इनकम वो कमा रहा है उसे हम कहते हैं नेट इनकम। उसके बाद EPS का फुल फॉर्म जो होता है वो है अर्निंग पर शेयर पे कितना अर्निंग हो रहा है वो आपको पता कर सकते हैं। DPS का मतलब होता है डिविडेंड पर शेयर, ठीक है, पर शेयर पे कितना डिविडेंड आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये सब मैंने आपको समझाया, चलिए ये आपको क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये देखिए, और ये सब आपको चेक कर सकते हो। पे आउट रेशियो वो आप चेक करना चाहो तो कर लीजिए। नेक्स्ट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आप चेक करोगे तो आपको यहाँ टोटल एसेट देखने को मिल जाएंगे और टोटल लाइबिलिटीज देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद टोटल इक्विटी देखने को मिल जाएगा और टोटल लाइबिलिटीज एंड शेयर होल्डर इक्विटी, मतलब जो भी लाइबिलिटीज़ है और शेयर होल्डर की इक्विटी वो आपको देखने को मिल जाती है यहाँ। टोटल कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग, जो भी कंपनी के पास शेयर इश्यूएंस है वो ही आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा कैश फ्लो, ठीक है। कैश फ्लो के आप नेट चेंज इन कैश, कैश के अंदर कितना चेंज हो रहा है वो आप चेक कर सकते हो। उसके बाद
वर्किंग कैपिटल, मतलब वर्किंग कैपिटल में कितना चेंजेस हो रहा है वो भी आप चेक कर सकते हो, कैपिटल कितना खर्चा हो रहा है वो भी चेक कर सकते हो, और इसका कैश फ्लो क्या है ये भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वैल्यूएशन। वैल्यूएशन चेक करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आ जाओ, जैसे ऊपर आ जाओगे ना ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट देखो पी रेशियो है 15.44, पीबी रेशियो है 4.50, डिविडेंड यील्ड भी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है जो कि 0.28%, ठीक है। सेक्टर डिविडेंड यील्ड देखो, ये सब आपको बना बनाया मिल जाएगा, ठीक है, अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते, क्योंकि मैं जो बताने वाला हूँ और एक तरीका है उसमें टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। गूगल पे सर्च करो, टिकर टेप का यूज़ करो, आसानी से 20 मिनट 25 मिनट से ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा, आप एनालिसिस कर दोगे और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो इससे आप, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा लोगों लाख रुपए कमा रहे हैं और ये सच्चाई है, झूठ नहीं है, ठीक है। बट आपके पास कैपिटल होना चाहिए, जो कि थोड़ा बहुत कैपिटल लगा रहा, अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल आप जुटा नहीं सकते तो हर महीने आप हज़ार रुपये भी इन्वेस्ट करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो एक साल में, ठीक है। अगर आप 12,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके पास 4-5 हज़ार रुपये अगर प्रॉफिट आ रहा है तो क्या बुराई है, ठीक है, क्योंकि कोई आपको प्रॉफिट तो नहीं बना के देता ना, आप खुद ही प्रॉफिट बनाओगे। अगर आप बैंक में भी लगा डालोगे तो उतना आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ओके। देखो नेक्स्ट यहाँ आप चेक कर सकते हो करंट प्राइस, रेवेन्यू फोरकास्ट चेक कर सकते हो, अर्निंग पर शेयर, ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप सभी बोलोगे, आपने कहा था कि लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा ऐसा तरीका है जिससे आप पता कर सकते हो सभी जगह एक ही जगह में आपको देखने को मिल सकता है। देखो वो है एनुअल रिपोर्ट, ठीक है। 2022 की एनुअल रिपोर्ट यहाँ अवेलेबल है, 2023 की एनुअल रिपोर्ट अवेलेबल है, और 2024 की मार्च में आएगा, ठीक है। मतलब आप एनुअल रिपोर्ट के अंदर जो भी है वो आपको मिल जाएगा। ये सब जो भी है टिकर टेप, जो भी ये अदर वेबसाइट्स है, ये जो उठाते हैं ये बैलेंस शीट से ही उठाते हैं, ठीक है। वहाँ क्योंकि वहाँ आप सभी चीज़ उधर से ही मिल जाती है, जो एनुअल रिपोर्ट है उधर से उठाते हैं ये बैलेंस शीट पूरा, तो उधर ही सब कुछ देखने को मिलता है। बट अगर आपको टाइम कंज्यूमिंग लगा है तो आप गूगल और टिकर टेप अन्य ऐसी वेबसाइट्स की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। और वैल्यूएशन अगर आप इसका टिकर टेप का प्रो तो आपको ये वैल्यूएशन भी देखने को मिल जाती है, ओके। आप देखो ये सब आप आराम से चेक कर सकते हो, चाहे आप करो एनुअल रिपोर्ट से, क्वार्टर रिपोर्ट भी होती है, क्वार्टर रिपोर्ट आप उसे भी चेक कर सकते हो। देखो लेकिन एनुअल रिपोर्ट में क्या कह रहा था, टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट के अंदर 300 से भी ज़्यादा पेज होते हैं जो कि टाइम लगते हैं, ठीक है, उसे पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए एनुअल रिपोर्ट में मना कर रहा था। मतलब आप कर सकते हो पर टाइम लग सकता है। तो ये थे जो कुछ 5 एनालिसिस, और ये कैसे करना है, आसानी से कैसे मिल जाएंगे जिससे आपका टाइम भी कंज्यूम ना हो, ये भी मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूँ ये प्रोफेशनल तरीके से आप फंडामेंटल एनालिसिस करना आज से सीख गए होंगे, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत